हेलो एवरीवन, बेस्ट लुधियाना सिटी की चैनल की ओर से जर्नी ऑफ माय लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जॉय ऑफ कोची एक्सप्रेस यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इनके माध्यम से भी मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरी जो जर्नी है लाइफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। शुरू से बचपन से मेरे को गाने का बहुत शौक था और हम लोग 4 बहन भाई थे जिनमें से मैं सेकंड नंबर में थी। मेरी एल्डर सिस्टर थी जो सितार बहुत अच्छा बजाती थी। तो हुआ ये कैसे रिकॉग्नाइज हुआ ये मेरा टैलेंट, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनके साथ वो गुरुजी के पास प्रैक्टिस करने जाती थी तो मैं भी चली जाती थी। बाहर गुरुजी कुछ वोकलिस्ट हैं उनको सिखाया करते थे, तो वो कहते थे ये लड़की रोज आती है ऐसे बैठी रहती है। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि बेटा जरा सुर तो लगा के दिखाओ। तो मैंने जैसे सुर लगाया तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। तो कहते तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो तुम गाती क्यों नहीं, तुम यहाँ बैठ के रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस किया करो। तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस शुरू कर दी। और मेरी सिस्टर को जब पता चला तो उसने पेरेंट्स से बात करी। फिर मेरी प्रॉपर जो कोचिंग है क्लासिकल वोकल के अंदर शुरू हुई और फिर इवेंचुअली मैंने क्लासिकल वोकल के अंदर विशारद भी किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट में किया। मेरे फादर आर्मी के अंदर थे और इसलिए हम जगह जगह घूमते रहे। पूरा इंडिया मेरे को घूमने का मौका मिला अपने फादर के साथ। पर सेटल डाउन हम लोग अम्बाला में हुए क्योंकि अम्बाला मेरा नान का शहर था। तो मेरे मदर को था कि ये छोटा शहर है और यहाँ मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो उन दिनों में बेटियों का बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी समझा जाता था। तो कहते छोटा शहर है तो मैं अपनी बेटियों को अच्छे से संभाल पाऊँगी, क्योंकि मेरे फादर का आगे फ्रंट में पोस्टिंग हो गया था। तो इस कारण मेरा जो स्कूलिंग और जो कॉलेज की शिक्षा है वो सारी अम्बाला में हुई। पीके जैन स्कूल से मैंने 10th पास किया। उसके बाद फिर मैं देव समाज कॉलेज में गई और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया होम साइंस और क्लासिकल वोकल के अंदर। दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे और बचपन से ही मैं जैसे आपको बताया कि मैंने इसी उसमें कोचिंग भी ली। और खाना बनाने का शौक़ तो मेरे को अपनी माँ से मिला। उनको बहुत माइग्रेन रहती थी तो वो कई बारी ऐसे पड़ी होती थी मेडिसिन लेके। तो मैं फिर उन दिनों में स्टोव बहुत चलते थे, एक बत्ती का स्टोव है ना, लेट 60s की बात कर रही हूँ मैं। तो उस पर मैं खड़े होके ना, स्टूल के ऊपर खड़े होके, मैं पहुंच नहीं पाती थी तो मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए परोठा वगैरह बना देना। फिर ऐसे करते करते और मेरे को कुकिंग का शौक़ हुआ। तो मेरे मदर भी बड़ा खुश होते थे कि ये देखो कितनी बढ़िया कुकिंग करती है। तो उन्होंने मेरे को बूस्टअप करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंटीरियर का बहुत शौक़ था, घर को सजाने का, साफ़ सुथरा रखने का बहुत शौक़ था। तो इसीलिए ये 2 मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे। और स्कूल के दिनों से ही मैंने स्टेज पे आना शुरू कर दिया और हर प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा सेंट्रल गर्ल होती थी, सिंगिंग में भी, डांसिंग में भी। और यही कंटिन्यू रहा मेरा कॉलेज में भी। कॉलेज में आके भी मेरे को बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। और कॉलेज का मेरा ख्याल से कोई प्रोग्राम ऐसा होता होगा जिसमें मैं अपना सिंगिंग नहीं करती। चाहे मैं वंदे मातरम ही गाऊँ, पर मेरे को गाना है, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। और हमारे लेक्चर्स भी सब मेरे को बहुत प्यार करते थे। और कॉलेज में मैं फेमस स्टूडेंट हुआ करती थी और सब मेरे को जानते थे कि ये शशि एबट है। पहले मेरे फादर का नाम जो सरनेम था वो एबट था। इसके बाद फिर मैंने बीएड करा सोहनलाल ट्रेनिंग कॉलेज से और वहाँ पे भी मेरे टीचिंग सब्जेक्ट यही रहे, क्लासिकल वोकल और होम साइंस। और इसके बाद मैंने फिर टीचिंग करी और टीचिंग में बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मैंने जीता। और मेरी जो प्रिंसिपल थी और जो मेरे सहयोगी टीचर्स थे वो बहुत इम्प्रेस थे मेरी टीचिंग से कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है और क्लियर स्पीच और बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाती है बच्चों को। और उस साल बच्चों ने बहुत सारी ट्रॉफीज़ वगैरह जीती, जिसके कारण सारे स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के प्रिंसिपल सब बहुत हैप्पी थे कि ये कितनी टैलेंटेड टीचर हमारे पास आई है कि कोई संडे नहीं देखती, कोई मंडे नहीं देखती, बस इसको पता है कि मेरे को बच्चों को पूरा परफेक्ट तैयार करना है। तो इस चीज़ से, डेडिकेशन से वो मेरे से बहुत ही मुतासिर थे और इसीलिए मेरे को बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसके बाद अभी मैं टीचिंग कर ही रही थी तो मेरे फादर ने लड़के देखने शुरू कर दी। जैसे उन दिनों में होता था 22-23 साल की लड़की है तो इसकी शादी भी कर दी जाए, है ना। तो एक बिजनेसमैन विनय खुल्लर जी के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया जो लुधियाना के थे। और शादी के बाद मैं लुधियाना में आ गई और 82 से मैं यहाँ लुधियाना में ही हूँ, सेटल्ड हूँ। पर मेरे को टीचिंग का बहुत पैशन था तो यहाँ आके भी मैंने कोशिश की कि मैं टीचिंग करूँ। पर यहाँ मेरे जॉइंट फैमिली थी, मैं न्यूक्लियर फैमिली से आई थी तो थोड़ा सा मेरे को एडजस्टमेंट में भी शुरू में लगता था कि कैसे मेरे को अपनी जगह बनानी है परिवार के अंदर। तो फिर मेरे फादर इन लॉ को जब मैंने कहा कि मेरे को टीचिंग करनी है तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं अभी टीचिंग नहीं करनी, अभी घर को देखो और अपने हस्बैंड के ऊपर और फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट करो।
ठीक है। तो फिर मेरा वो तो पैशन जो था वो टीचिंग का, जो मेरा शुरू से बचपन से पैशन था टीचिंग का, वो तो रह गया। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने भी, जैसे मेरा पहले बेबी हुआ वरुण खुल्लर, है ना, 83 में ही वॉज बॉर्न। तो उसके बाद वो स्कूल वगैरह जाने लग गया, तो फिर मैंने एक क्लब था रूपिका लेडीज़ क्लब, उसको ज्वाइन कर लिया। और 89 में मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद फिर 93 के अंदर जब वो 3 साल का हो गया, फिर मैं प्रेसिडेंट वहाँ की बन गई, क्योंकि मेरे पास टाइम था ना काम करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वहाँ पर भी मेरे को बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया गया। और उस क्लब में तब 90 मेंबर थे जब मैंने टेक ओवर करा। और जब मैंने छोड़ा 2001 में क्लब को, तो ऑलमोस्ट 470 मेंबर्स थे। और सब कहते थे कि अगर शशि खुल्लर है तो क्लब है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये पार्शल नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़े अच्छे प्रोग्राम करवा रही है, क्योंकि मैं समाज के अंदर जो लेडीज़ को प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर डिस्कशंस करवाती थी, सेमिनार्स करवाती थी। फिर मेडिकल चेकअप कैंप्स हमने बहुत लगवाए, ठीक है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं बहुत करती थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत, मैं खुद लोगों को ट्रेन करती थी डांस वगैरह में, क्योंकि मेरे को खुद को ये शौक़ था। तो वो सारे शौक़ जो मैं टीचिंग में पूरे नहीं कर पाई, वो मैंने क्लब के अंदर पूरे किए अपने शौक़, और पूरी सेटिस्फाइड रही। और यहाँ आके मैंने अपना फ्रेंड सर्कल खुद डेवलप किया, और मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। और आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो एमसीए के बाद यहाँ पापा का अपना बिजनेस संभाल रहा है, ऑयल मिल मशीनरी का हमारा काम है। और उसके एक बेटी है, और सेकंड चाइल्ड जो है वो मेरा इंजीनियर है बेटा विक्रांत खुल्लर, और ही इज़ वेल सेटल्ड इन सिडनी। और दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी सक्सेसफुल है, एंड दोनों वैसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और अब आजकल मैं क्रिएटिव लेडीज़ क्लब के अंदर हूँ, और वहाँ पे मैं इनकी एडवाइज़र हूँ। और यहाँ पे भी मैं बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ और सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करती हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। टीम बहुत अच्छी है, सारी एनर्जेटिक लेडीज़ हैं। तो सोशल जो ये सेटअप है हमारे समाज का, उसमें ये काम करके मेरे को बहुत खुशी होती है। और 2001 में जब मैंने अपना क्लब रूपिका लेडीज़ क्लब छोड़ा था, तो वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं काउंसलिंग पैनल में चली गई थी लुधियाना के अंदर। हमारे जो पंजाब पुलिस थी, उन्होंने एक काउंसलिंग के लिए पैनल स्थापित किए, और उसमें सिद्धू साहब हुआ करते थे एसएसपी। तो उन्होंने अपनी देख-रेख के अंदर, अपनी गाइडेंस के अंदर कुछ जो सिविलियन जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उनको साथ में लिया पुलिस के, और प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग का हुआ, और हमने काउंसलिंग पैनल स्टार्ट किया। एंड वी आर द वन हु स्टार्टेड द काउंसलिंग फॉर वुमेन इन लुधियाना। और उसमें भी बहुत से चैलेंजेस देखने को मिले, और मेरे को उस समय बड़ा दिल में, फिर मेरे को जब मैं काउंसलिंग करती थी लोगों के साथ, है ना, बहुत से हज़ारों केसेस करे हमने, और हज़ारों लड़कियों के घर बसाए, और कुछ के डिवोर्सेस भी करवाने पड़े, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट हुआ करती थी। तो मेरा सारा टाइम काउंसलिंग में जाता था, इसलिए मैंने क्लब को छोड़ा था कि एक ही टाइम पे एक ही काम मैं करना चाहती थी, जिससे मेरी मैरिड लाइफ भी ख़राब ना हो और मेरा सोशल वर्क भी चलता रहे। तो वहाँ से मैंने लोगों की प्रॉब्लम से सुना, और उनसे सीखा कि जो जिन चीज़ों को तो मैं आई गई कर रही थी, लोग उन्हीं के लिए लड़ रहे थे और अपने घर तोड़ रहे थे। फिर मैंने भगवान का बहुत शुक्राना किया कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बुद्धि दी, हमें समझ दी कि किस तरह से अपने जीवन को हमने शेप देनी है। ये हर एक के अपने हाथ में होता है। तो वो मेरे को एक बड़ी ब्लेसिंग लगी भगवान की, और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लगी कि जिन्होंने हमें ब्रॉट अप करा, इतने अच्छे संस्कार दिए, जिसकी वजह से हमने हेल्दी लाइफ जी। और जो ऑब्स्टिकल्स आए उनको हमने एक चैलेंज की तरह लिया, और उसमें से कैसे पार जाना है उसके रास्ते निकाले, बजाय कि कंप्लेंट करने के। लोग कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं, वे आउट जो है वो नहीं निकाल पाते अच्छे से। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को फैमिली इतनी अच्छी मिले, पेरेंट्स इतने अच्छे मिले, और सबकी भगवान की ब्लेसिंग से ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत सुहाना रहा। और काफ़ी कुछ गेन किया मैंने वहाँ बैठ के। मेरी अपनी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हुई। जब मैं काउंसलिंग करती थी लोगों की, तो उनको समझाते समझाते आदमी खुद भी अंदर से पॉलिश करता है अपने आप को, है ना। कुछ आपके अंदर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। कोई इंसान पूरा नहीं होता कभी ज़िंदगी के अंदर, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी अच्छी हूँ, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर कभी ना कभी आ जाता है। कभी ना कभी कुछ ऐसा आप बोल जाते हो जो आप नहीं बोलना चाहते, चाहे बाद में आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हो।
तो ये चीज़ें मैं काउंसलिंग पैनल में लड़कियों को भी समझाती थी कि गुस्से में कई बार हम लोग कुछ गलत डिसीजंस ले जाते हैं, तो कोई डिसीजन जो गुस्से में लेना ही नहीं है, आपको पेशेंस रखनी है, सोचना है, समझना है कि आज मैं जो बोलने जा रही हूँ उसका आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी अपनी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जो मैं ये फैसला कर रही हूँ इसका बाद में 5 साल बाद कहाँ खड़े आप देखती हूँ अपने आप को। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस भी आया था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और उससे कुछ लोग हैं जिनके जो एक्सपीरियंस से ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। तो एक बड़े चैलेंजिंग सा केस काउंसलिंग पैनल में मेरे पास आया था, जिसमें था कि एक लड़का फोटोग्राफर था और उसकी वाइफ भी बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड थी और एक बेबी था उनका। लड़की पहले दिन आई, दरख्वास्त उन्होंने दी एसएसपी के लुधियाना के पास, तो हमारे पास उसकी एप्लीकेशन आई। तो उसने आते ही उसके पेरेंट्स भी साथ में कहते हैं जी सानू तो डिवोर्स चाहिए, ऐसी कोई काउंसलिंग नहीं करानी, कोई कुछ नहीं कराना, वी जस्ट वांट डिवोर्स। वी सेड ओके फाइन। और अभी दोबारा से वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी सेकेंड चाइल्ड से। जब हमने उसके हस्बैंड को बुलाया तो उसके साथ उसके गांव के लोग भी थे, तो वो कहते हैं कि ये लड़का बहुत ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਵਰੇਜ, तो ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਪੈ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ उजड़ गया। तो वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस समय वो तंग है क्योंकि वो कमा नहीं रहा, क्योंकि उसका कैमरा भी जो था वो भी बिक गया था। तो ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ मतलब पेरेंट्स के कहन के दबाव के अंदर आके कह रही है कि मैं डिवोर्स लेना है। वैसे वो चाहती नहीं है, वो मैंने बड़ा प्यार करती है। क्या ठीक है। तो मैं ਇਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, सिर्फ नशे के ही कारण हमारा जो घर है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि पैसा कोई घर आंदा ही नहीं सीगा। और जो अर्निंग का इसका था कैमरा, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग चल रही थी, कैमरा भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं आज, और लेबर कर रहा है ना, टाइल्स लगा रहा है, कभी कहीं कुछ कर रहा है, मेहनती तो सीगा ही मुंडा। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ की काउंसलिंग करी। तो वो भी कहती ठीक है, जे ये अपना काम दोबारा तो शुरू करता है और आज तो बाद कहता कि मैं काउंसलिंग पैनल में आके वादा कर रहा हूँ कि मैं नशा नहीं करूँगा, तो फिर हमारा घर बच सकता है। पर वो कहती मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, तो हुण मैं की करांगी, ये डिवोर्स मंग, मेरे पेरेंट्स कहते डिवोर्स कर लै, क्योंकि आज असी है कल नूं असी होईए ना होईए। कर करा के जी हमने लड़की को समझाया, उसके पेरेंट्स तो माने नहीं, खैर वो तो कहते कि हमने तो इसका डिवोर्स ही कराना है। तो हमने लड़की को समझाया, मैं कहा जब ये सामान उठाने के लिए आएगी ना तेरे पास, लड़की तो को समझाएगी, अब तू जाएगी ना तो ये तेन अपने कोल रख लेगा, तो उस तो बाद अपने पेरेंट्स को हाथ जोड़ने कि मैं इत्थे रवांगी, चाहे जीवां चाहे मरा, मैं नहीं तुहाडे नाल जाना। तो इस तरह करके ना उन्हों का घर बस गया, दूजा बच्चा भी होया, दूजा बेटा होया ਉਹਦਾ, और आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस दोबारा से लाइन पे आ गया। और देख लो आज वो दोनों बहुत खुश हैं, हमारे पैनल पे भी आए हैं साल के बाद, और बहुत खुश वो लड़की के, आपने मैडम हमारे साथ बहुत अच्छा किया समझा के। और मेरी माँ तो मेरे साथ मिलती है, मैं घर से बाहर मिलती हूँ, मेरे फादर मेरे तो बहुत नाराज़ है कि मेरी बेइज्जती करा दी थी पैनल पे जाके, तो तू फिर उस मुंडे के नाल चलेगी। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा। तो इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं आपके सामने लोगों के, और आप उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर पाते हो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक ऐसी अंदर आपको आनंद आता है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो इस तरह से मेरी बहुत ही बढ़िया सी जर्नी रही है। काउंसलिंग के साथ भी चलते चलते मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज भी लोग मेरे से टेलीफोनिक काउंसलिंग भी करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत से लोगों के डिवोर्स करवाए जो मेरे जान पहचान वाले थे, है ना, उन्होंने मेरे साथ घर पे आके ही मेरे साथ ही सारा ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और आउट ऑफ कोर्ट इनके मैंने सेटलमेंट्स भी करवाई। तो इस तरह से बहुत अच्छे, ये एक अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि भगवान ने एक बहुत अच्छा काम मेरे से करवाया, और मैं इस काबिल हो पाई कि लोगों की मैं मदद कर पाई। इस जीवन में मैंने कुछ अच्छा लोगों के साथ किया, और ये एक इनर सेटिस्फेक्शन इतनी अच्छी है कि मैं आज तक उसका आनंद लेती हूँ। और इधर फैमिली में भी मेरी डॉटर इन लॉ सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से कि मम्मा बहुत सोशल वर्क करती हैं, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करती हैं। तो ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे पास,
है ना, सेल्फलेस जॉब करके मेरे को बहुत मज़ा आता है। और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं। और आजकल मेलोडी महफ़िल करके एक मैंने सिंगिंग ग्रुप भी बनाया। मैंने सिंगिंग को भी साइड लाइन बिल्कुल नहीं किया। सिंगिंग का पैशन था, तो क्लब में भी मैं सिंगिंग करती थी, लोगों की लेडी संगीत वगैरह में भी मैं जाके सिंगिंग करती थी। और उसके अलावा मेलोडी महफ़िल बहुत सालों से एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम हमारी एज ग्रुप के सब लोग इसमें जुड़े हैं। 32 के करीब हम मेंबर्स हैं। और हम लोग हर अल्टरनेट मंथ पे अपनी गेट टुगेदर करते हैं लोधी क्लब के अंदर और सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग का मज़ा लेते हैं। क्योंकि म्यूज़िक जो है ये एक आत्मा की खुराक है। जब हम सुर लगाते हैं, जब हम गाते हैं, जैसे मैं तानपुरे के साथ भी गाती थी, तो आप अपने में नहीं होते, एक मेडिटेशन है, एक प्राणायाम हो जाता है, श्वास की क्रिया है ना। जैसे हम आलाप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि लंबा सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो एक प्राणायाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। और मेरी यहाँ पे डॉक्टर मिसेस उपल से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि माइग्रेन के कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप सिंगिंग का या म्यूज़िक के साथ जुड़िए और अच्छा म्यूज़िक सुनिए, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगी। और कहते बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो ये भी एक गॉड गिफ्ट है मेरे पास, मेरी वॉइस जो है, जिसकी वजह से मैं पॉपुलर भी हूँ लुधियाना के अंदर। और लोग मेरे को पसंद भी करते हैं और सुनते भी हैं। और मेरे ग्रुप के और भी जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी हम आउटडोर भी जाते हैं, जैसे सब लोग इकट्ठा होकर ग्रुप में कसोली चले गए, वहाँ पे 2 डेज़ और 1 नाइट का स्टे किया। वहाँ हमने ये प्रोग्राम्स करे, सिंगिंग करी। तो सब कहते कोई चिंता ही नहीं रहती हम जब आपके साथ होते हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन हो रहा है, तो हमें बड़ा मज़ा आता है मैम जब आप साथ में होते हो। तो इस तरह से जहाँ भी गई, जिस फील्ड में भी मैंने पैर रखा, तो भगवान ने बहुत मेरा साथ दिया। और उनके आशीर्वाद के कारण, उनकी ब्लेसिंग्स के कारण हर जगह मेरे को कामयाबी मिली। और आज एक फुलफिलमेंट की मेरे अंदर जो फीलिंग है वो इसी वजह से है कि जो भी काम किया उसमें मैंने पूरा अपना 100% दिया, और 100% देने से मैं कामयाब हो पाई। और क्रिएटिव लेडीज़ क्लब में भी मैं जब जुड़ी हूँ, तो यहाँ पर भी अपनी जगह मैंने खुद बनाई और एडवाइज़र बनाया इन लोगों ने। और हमने यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करे हैं, जिससे कि उनके अंदर की जो प्रतिभा जो छुपी हुई है ना, वो बाहर हम ला सकें। चाहे किसी में कुकिंग का टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, कोई डांस बहुत अच्छा करती है, कोई बहुत अच्छा बोल सकती है, पोइट्री कर सकती है, कोई ड्रामा कर सकती है, कोई स्किट कर सकती है। तो इस तरह से अलग अलग जो इनके ज़िंदगी के पहलू हैं, उनको हम सामने लाने में कामयाब हुए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी अटैच्ड विद क्रिएटिव लेडीज़ क्लब। तो ये मेरा ज़िंदगी का बहुत ही सुहाना सा सफ़र था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक और बात, जैसे मैं म्यूज़िक सुनती थी बचपन में, बच्चों को भी मैं म्यूज़िक वही सुनाती थी, तो उनकी लाइकिंग भी वही है। आज मेरे बच्चे भी वही पुराने गाने जो 60s के हैं, है ना, 70s के हैं, 80s के हैं, 90s के हैं, वही सुनते हैं। क्योंकि मैंने उनको सुनाया है बचपन में, वही लोरी मेरी वही होती थी, वही गाने गा गा के उनको मैं सुलाती थी। तो छोटा बेटा तो तबला भी बहुत अच्छा बजाता है, उसने यहाँ से कोचिंग भी ली थी और गाता भी है, एक तारा भी बजाता है और साथ में पियानो भी बजाता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और कोई भी लाइव प्रोग्राम होता है वहाँ सिडनी में, तो वो कभी मिस नहीं करता। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि अच्छा, एक जो छोटा बेटा है विक्रांत खुल्लर, वो तो कुक बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाता है। और आज मेरे को कई बार लगता है कि वो मेरे से 4 कदम आगे है, कुकिंग के अंदर भी वो मेरे से आगे है। उसने ये सारी इनहेरिट करी चीज़ें। लोग कहते हैं ना फैमिली संस्कार कैसे आते हैं, संस्कार ऐसे ही आते हैं। जिस परिवार में जैसे पेरेंट्स के साथ आप, है ना, पैदा होते हो, रहते हो, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चे जो है, तो वही ऑब्जर्वेशन बड़े होके उनके काम आती है। तो संस्कार अच्छी फैमिलीज पहले लोग क्यों देखते थे शादी करने के टाइम, इसीलिए देखते थे कि अगर बच्चा अच्छे परिवार का होगा, एक माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो कहते हैं कि वो परिवार को पढ़ा देती है ना। एक माँ जहाँ पढ़ी लिखी है, लड़की जहाँ पढ़ी लिखी है, वो पूरे समाज को पढ़ा सकती है। एक औरत की इतनी महिमा है। पहले लोग कहते थे कि ये लड़की होगी, अरे ये तो बहुत बुरी बात होगी, लड़का पैदा होना चाहिए था। आज वो कॉन्सेप्ट काफ़ी चेंज हो गया है। अब लड़कियां काफ़ी अवेयर हो गई हैं और मदर्स भी काफ़ी अवेयर हो गई हैं। वो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रखती। आगे मैंने देखा है, जब हम छोटे थे, 60s की बात मैं बताऊँ, तो उसमें ऐसा होता था कि घर में जैसे दूध है आया,
तो लोग कहते थे कि पहले बेटे को पिला दो, बाद में बेटी को पिलाएंगे, है ना, कि बेटे को पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़की का क्या है, ये तो पराया धन है। बट वो कॉन्सेप्ट मैंने अपनी नज़र के सामने चेंज होते देखा, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की जो नारी है वो खुद पढ़ी लिखी है, और अपने पढ़े लिखे होने से अपने परिवार को पूरा वेल एजुकेटेड कर रही है। तो इन सब बातों के साथ आज मैं आपको यहीं पे अपनी जो बात है, अपने जीवन का सफ़र है, यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब ने मेरा ये जो इंटरव्यू देखा, ये अगर आपको पसंद आया और आगे और इसी तरह के आप इंटरव्यू अगर देखना चाहते हैं तो बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी जो जीवन का सफ़र है लेडीज़ का, उनको आप सुनिए और उनसे सीखिए। नमस्कार।